ओके चलो, सो वी आर स्टार्टिंग हिस्ट्री चैप्टर 1 दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या था उसमें? सो नेशनलिज्म इन यूरोप, सबसे पहले तो नाम देखे तो यूरोप की बात करनी है। एक कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारे नेशंस है। अभी नेशंस बने, हम जब बात कर रहे हैं तब नेशंस नहीं थे। यूरोप कॉन्टिनेंट था, उसमें रीजन्स थे, लेकिन उनको नेशन का दर्जा दर्जा वही बोलते हैं ना, उसका मतलब क्या, उसको स्टैम्प, जैसे कि हमने पक्का कर दिया कि यस दिस इज अ नेशन, कंसिडर कर दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया, ओके। वैसे उनको मिला नहीं था, ऐसे रीजन ही थे कि यहाँ ये इतना तुम्हारा, इतना हमारा, ये अलग नेशन जैसा अभी है वैसा था नहीं। तो जो ये यूरोप था उसमें नेशनलिज्म की फीलिंग्स, नेशनलिज्म इन यूरोप मतलब क्या, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये है हमारा चैप्टर। तो राइज मतलब बढ़ना, ओके। तो राइज ऑफ, जैसे कि क्लास 9 में जीएससीबी का चैप्टर है द राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ओके। तो इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल कैसे राइज हुआ, उसके ऊपर चैप्टर है जीएससीबी में 9th में, ओके। कैसे वो आए, बिजनेस किया, कहाँ आए, क्या किया, और धीरे धीरे करके पूरे इंडिया पे रूल करने लगे, लाइक दैट। वैसे ही यहाँ हमें क्या पढ़ना है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म मतलब सिंपल वर्ड्स, देशभक्ति, ओके। देशभक्ति की भावना कि ये मेरा देश है ऐसा लगे, ओके। मतलब जैसे नेशनल एंथम हम गाते हैं तो कैसे ऐसे गूज बम्प आ जाते हैं कि भाई यहाँ हमारा नेशन है, भारत माता, लाइक दैट, ओके। एक नेशनलिज्म की फीलिंग आए, ओके। फ्लैग देख के नेशनलिज्म की फीलिंग आए, से कोई पर्टिकुलरली से प्लेज हो, ओके। नेशनल एंथम हो, प्लेज हो, उससे नेशनलिज्म की फीलिंग आए। अरे सॉन्ग्स हो, ओके। अभी तो कितने सारे सॉन्ग्स होते हैं, पहले भी थे अभी भी है, ओके। सो सॉन्ग्स के ऊपर से भी नेशनलिज्म की फीलिंग्स आती है। तो ये सारी फीलिंग्स, नेशनलिज्म की फीलिंग्स यूरोप में कैसे आई, कैसे बढ़ी, वो सब हमें ये चैप्टर में देखना है। जहां पे तुम्हारी क्लास 9 की हिस्ट्री कंप्लीट हुई थी और उसका फर्स्ट चैप्टर अगर थोड़ा बहुत याद हो तो वहीं से यहाँ स्टार्ट हो रहा है। मतलब उसमें हमने देखा था क्लास 9 की हिस्ट्री में कि वहाँ पर तुम्हें याद हो तो कि फ्रांस में बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट्स हुए थे, ओके। वो जो मैंशन थे वो तोड़ दिए थे और बहुत कुछ 7th से जो हिस्ट्री चलती आई, 7th में भी थोड़ा था, 8th में भी थोड़ा था, 9th में भी थोड़ा था, एंड 10th में यहाँ पे पूरा तुम्हें कंप्लीट कर दिया जाएगा कि हाँ पूरा का पूरा यूरोप में नेशनलिज्म आ गया है। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते थे हम 7th 8th 9th, पूरा नहीं पढ़ते थे। अभी जहाँ 9th में छूटा था, 9th में कहाँ छूटा था, नेपोलियन पे छूटा था, ओके। 9th की हिस्ट्री का जो वो चैप्टर था दैट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर यूरोप का, उसमें कहाँ छूटा था, नेपोलियन आया और वो रूल करने लगा, वहाँ पे छूटा था, ओके। तो यहाँ वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो वहाँ से हम स्टार्ट तो करते हैं। तो ये हुआ नेशनलिज्म। जैसे तुम बुक देखोगे तो बुक के अराउंड 6 पार्ट्स जैसे गिवन है, ओके। सो दैट यू कैन गो थ्रू। अभी जस्ट मैंने डाउनलोड किया, हाँ। सो ये हमारी हिस्ट्री की बुक है और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ओके। तो इसके पार्ट्स है, कैसे पार्ट्स है, जैसे कि ये सेकंड द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वैसे ही स्टार्टिंग से ही पार्ट शुरू हो जाते हैं। देखो पूरा यूरोप तुम्हें समझ में है, इसलिए उन्होंने पूरा ग्राफ किया हुआ है, ओके। तो ये रहा फ्रांस, ओके। फ्रांस के बाजू में ही है स्विट्जरलैंड, ऊपर है नीदरलैंड, ओके। देन तुम्हें और कुछ जो जानना होगा वो क्या है, स्पेन यहाँ पर है, इटली कहाँ गई, इटली, ओके। ऑस्ट्रिया, ये एम्पायर भी तुम्हें देखना पड़ेगा, ये ऑस्ट्रिया एम्पायर है, ये हंगरी है, ये प्रूशिया है, ओके। देन और तो कुछ नहीं, प्रूशिया यहाँ पर है, पोलैंड, डेनमार्क,
नॉर्वे, स्वीडन, यहाँ है इटली, उन्होंने लिखा नहीं है, यहाँ है इटली, ओके हियर, तो वहाँ है इटली, ओके। तो वो सारा इटली, जर्मनी, ये पूरा ये पोर्शन है। सो वो ये वेल्स, ये ग्रेट ब्रिटेन, ये पूरे को ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, ओके। स्कॉटलैंड एंड वेल्स एंड वो सब मैप में तो हम जो देखना होगा वो देखेंगे, ये जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, ओके। तो ये ऐसे पार्ट्स है, ओके। यहाँ पे ये पेज पे क्या है पता नहीं क्या है, हाँ, ओके। जैसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, वैसे ही जैसे ये लिखा हुआ है ना फर्स्ट, वैसे टोटल 6 पार्ट्स आर देयर इन द चैप्टर। से फर्स्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, देन उसके सारे सीक्वेंस में ही है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ओके। देन थर्ड द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 to 1848, then fourth द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, जो जर्मनी और इटली था उनका मेकिंग कैसे, वो अलग से नेशन बन गए वो पहले ही, ओके। तो वो देखना है। फिफ्थ विजुअलाइजिंग द नेशन, तो इसमें हम पर्टिकुलरली नेशन को विजुअलाइज करेंगे, मतलब सोचेंगे कि हाँ ऐसा हमारा नेशन है, नेशनल एंथम है, जैसे कि हम कैसे बोलते हैं भारत माता, तो वैसे ही ये एक एलिगरी है। एलिगरी मतलब क्या, कि एक काल्पनिक, मतलब इमेजिनरी, हम बोल रहे हैं कि अगर कोई लेडी के साथ कंपेयर करे, मेल हो फीमेल हो, लेकिन किसी के साथ हम कंपेयर करें तो वो फीलिंग आती है। जैसे हम बोले भारत माता, तो हमारे अंदर फीलिंग आती है, ओके। जैसे हम कहीं कहीं पे ड्राइंग भी देखते हैं कि एक लेडी है जिन्होंने ट्राई कलर की सपोज साड़ी पहनी हुई है, भारत माता हम डिनोट करते हैं कि हमारे हम मतलब एक लेडी को डायरेक्टली लेबल करते हैं एज अवर नेशन इंडिया, ओके। वैसे ही वहाँ पर भी है सब कुछ, यूरोप में पहले तो वहाँ ही था, फिर यहाँ हमने ऐसे स्टार्ट किया, ओके। मतलब इंडिपेंडेंस होने के बाद की बात कर रहा हूँ, तो हम तो पहले से ही धरती अपनी माता है बोलते हैं और समझते हैं, ओके। एंड देन लास्ट वन दैट इज नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, ओके। तो नेशनलिज्म तो था ही, लेकिन इंपेरियलिज्म भी था। इंपेरियलिज्म मतलब देशभक्ति, मतलब तुम हो गए देशभक्त, हो गए, फ्रीडम मिल गई, सब कुछ मिल गया। अब इंपेरियलिज्म मतलब क्या, साम्राज्यवाद, ओके। मतलब अपना एरिया बढ़ाना, मतलब इटली फ्री हो गया, जर्मनी फ्री हो गया, अब बाजू वाले का भी ले लेते हैं, थोड़ा ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, अपना हिस्सा बढ़ाते जाते हैं, वो आ जाता है इंपेरियलिज्म में, ओके। सो वो भी है, उसका ज्यादा पार्ट नहीं है, थोड़ा बहुत पार्ट है, बाल्कन रीजन एंड ऑल, वो सब हमें देखना है। अभी तुम्हारा थोड़ा ही पार्ट होगा, तो हम भी थोड़ा ही डिस्कस करेंगे, ओके। देन जितना जितना तुम्हारे सिलेबस में होगा फर्स्ट एग्जाम में, उतना उतना हम डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल मूव, क्योंकि वैसे ही लेंथी चैप्टर है, तो जितना सिलेबस में हो उतना हम डिस्कस करेंगे, ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें देखना है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ओके। है क्या मतलब राइज ऑफ नेशनलिज्म, मतलब ये क्या है, नीचे सिर्फ अंडरलाइन वर्ड में तुम्हें समझ में आ जाए उसके लिए लिखा हुआ है, नेशन और से द रीजन द वन विथ किंग एग्जिस्ट एंड रिवॉल्यूशन हुआ और उसके बाद किंग नो मोर, लाइक दैट। मतलब कि इन शॉर्ट कहना क्या चाह रहे हैं, जो हायरकी रूल होता है, जो डायनेस्टिक रूलर होता है, जो मोनार्की जिसे हम बोलते हैं, तो मोनार्की से डेमोक्रेसी पे आना, ओके, वही है पूरा रिवॉल्यूशन, ओके, वही है पूरा राइज। देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिवॉल्यूशन एंड द मूवमेंट, ओके। रिवॉल्यूशन इज ऑल अबाउट एक दिन में सब कुछ हो गया, ओके। फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो वो डेट सारी याद रख लेनी पड़ेगी, तुम्हें 9th में भी आई थी, 10th में के लिए भी याद रखनी पड़ेगी। 14 जुलाई से 1789 फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो रातों रात रिवॉल्यूशन, मतलब लोगों के अंदर भावनाएं तो पहले से ही ऐसी थी, लेकिन सब लोग ने दबा के रखी थी, और अचानक से रिवॉल्यूशन हो गया। मतलब हे कल से कोई जॉब नहीं जाएगा, हड़ताल, स्ट्राइक, हल्ला, वो ऐसे खत्म कर दिया पूरा, ओके। तो वो होता है रिवॉल्यूशन। और मूवमेंट, इंडिया में रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, इंडिया में मूवमेंट हुई है,
जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पूरी चलती रहे, मतलब से 50 इयर्स 100 इयर्स, इतनी लंबी ड्यूरेशन। सोचो 1857 में मंगल पांडे जी ने स्टार्ट किया था। उससे पहले भी कितने सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको फ्रीडम चाहिए थी, लेकिन उनको ज्यादा कुछ वो नहीं मिला, क्या नहीं मिला, रिकॉग्निशन नहीं मिला। ओके, बट बहुत सारे थे वैसे तो। ओके, ऑफिशियली हम देखते हैं, पढ़ते भी हैं कि 1857 से मंगल पांडे से हम पढ़ते हैं। सोचो 1857 टू 1947, 90 ईयर्स हो गए। ओके, बीच में ही सब कोई आ गए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, सारे ही। ओके, सारे ही यही टाइम पीरियड में आ गए। सो इतने लंबे ड्यूरेशन है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट। और रातों रात कुछ डिसीजन हो जाए और हल्ला डुल्ला हो जाए और सारा तख्ता पलट हो जाए, चेंज हो जाए सब कुछ, उसको क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन। ओके, चलो सबसे पहले तुम्हारी बुक में एक फिगर गिवन है और वो फिगर पे बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, तो उसी के बेस पे ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ओके, कहाँ गया ये बुक का फर्स्ट पेज है, तो आई थिंक हाँ ये दिस इज आवर फोटोग्राफी, ये ड्रॉ किया हुआ। ओके, तो ये ड्रॉ किया हुआ फोटोग्राफ है और ये फोटोग्राफ के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, ये क्या है बताएं? लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, लिबर्टी। ओके, सो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ये। ओके, सो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हम ये जो पढ़ने वाले हैं, ये फिगर के ऊपर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये एक बंदे थे, एक पेंटर थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सोर्यू। ओके, ये रहा नीचे लिखा हुआ। सो फ्रेडरिक सोर्यू ने 1848 में ये फिगर बनाई थी। ओके, उन्होंने टोटल 4 फिगर्स बनाई थी और 4 फिगर्स में से हम ये एक फिगर को देखने वाले हैं, थोड़े समझने वाले हैं। ओके, तो पहले याद रख लो, जैसे कि देखो ऐसे लंबे यहाँ से स्टार्ट हुए थे, ये लोग ऐसे लाइन में खड़े हैं सब। ओके, शिव जी के दर्शन करने यहाँ तक आ रहे हैं। ओके, अब देखो लाइन तो देख ली, सब लोगों ने झंडे पकड़े हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स है। देखो सारे ऐसे नहीं है सेम जैसे, डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स हैं। ओके, वो लोग जा रहे हैं। अब दूसरा क्या है, सब कोई ही है, मतलब देखो बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, यंग भी है, बहुत ज्यादा ओल्ड एज भी है। ओके, सारे ही है, वो भी देखना है। ऊपर भाई परिया है, जीसस क्राइस्ट है। ओके, एंजल्स है सारे। ओके, कि वो क्या करेंगे, ब्लेसिंग देंगे ऊपर से, लाइक दैट, आकाश और से स्काई में से। ये है हमारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। उनके 2 हाथ है, 2 ही हाथ होंगे ऑब्वियसली। ओके, चलो, तो जो लेफ्ट हैंड है उसमें कुछ है और जो राइट हैंड है उसमें भी कुछ है। ओके, तो वो जो मशाल होती है ना, ऐसे करके अभी खड़े हैं, दैट इज इन दी लेफ्ट हैंड। और राइट हैंड में ये हमें दिख रहा है, ये बैग बक्सा जैसा कुछ है जिसके अंदर सारे पेपर्स हैं। तो वो सब हम देखने वाले हैं कि ये फिगर क्या डिनोट करती है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझेंगे। ओके, कि क्या क्या दिखता है। ये फिगर तो हमने देख ली। ओके, चलो मैं यहाँ से पढ़ूं। क्या है, तुम फिगर देख सकते हो, इसलिए मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। फ्रेडरिक सोर्यू विजन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये फ्रेडरिक सोर्यू का विजन ऑफ द वर्ल्ड है कि ये वर्ल्ड का विजन है, पूरे वर्ल्ड का। क्या लिखा हुआ है, इन 1848 फ्रेडरिक सोर्यू और फ्रेंच आर्टिस्ट। फ्रेडरिक सोर्यू कहाँ के आर्टिस्ट थे, वो फ्रेंच आर्टिस्ट। ओके, तो फ्रेंच मतलब के फ्रांस के। ओके, फ्रांस के आर्टिस्ट थे। प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। तो उन्होंने 4 प्रिंट्स बनाई थी और 4 प्रिंट्स जो ये बनाई थी उसमें उन्होंने अपना विजन के पूरा वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, सब जगह डेमोक्रेसी होनी चाहिए और सोशल रिपब्लिक होना चाहिए। एक बंदे, सोशल रिपब्लिक मतलब कि यू आर अवेयर और यू आर केयर अबाउट दिस सोसाइटी ऑल्सो, देयर वांट्स, देयर लाइक्स, देयर डिसलाइक्स, सब कुछ डेमोक्रेसी में जैसे होता है वही एक दूसरे के सिमिलर वर्ड्स हैं। सो वैसे होना चाहिए, नॉट लाइक से डायनेस्टिक रूलर और से मोनार्की जैसे नहीं होना चाहिए। तो ये उनका विजन था। That is the first point. Second point, the first print of the series shows
द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। तो ये जो यही है, यही हमारी फर्स्ट प्रिंट है। और यहाँ पे ये कौन कौन लोग हैं, पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, यूरोप के भी और अमेरिका के भी लोग हैं यहाँ, पूरे यूरोप के, हाँ पूरे यूरोप के लोग, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लास। तो भाई मैन भी है, वुमेन भी है, चिल्ड्रंस भी है, ऑफ ऑल दी एजेस, ऑल दी एजेस मतलब सभी उम्र के लोग हैं, बच्चों से लेकर बूढ़े तक के सब हैं, एंड ऑल दी सोशल क्लास, सोशल क्लास मतलब गरीब भी है, अमीर भी है, मिडिल क्लास भी है, कोई बहुत ज्यादा बैगर भी है, कोई अल्ट्रा रिच भी है, सब कोई है, ये लाइन में सब कोई खड़ा हुआ है, लाइक दैट। ओके, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, तो ये सेकंड पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में और है मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, तो ये जस्ट लाइक अ लॉन्ग ट्रेन, जैसे मार्च कर रहे हैं, मार्च करना मतलब जैसे परेड करते हैं वैसे, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन मतलब लॉन्ग क्यू में खड़े हैं वो। ओके, एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। होमेज मतलब कि थोड़ी रिस्पेक्ट वाली फीलिंग। ओके, वी आर रिस्पेक्ट, थोड़ी मतलब वही उसका मीनिंग होता है कि ऑफरिंग रिस्पेक्ट, उसका मीनिंग होता है होमेज। ओके, सो किसको, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज, कि भाई हम फ्री हैं, सब लोग फ्री है, सब लोग के पास फ्रीडम है। ओके, इक्वालिटी है, वो सारी फीलिंग्स अभी है, इसलिए सब लोग होमेज पे कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट क्या था, फेडरिक सोरियो ने 1848 में 4 प्रिंट्स बनाई, 4 में से एक प्रिंट जो है वो शो करती है ओके कि क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक रूल होना चाहिए, सोशली रिपब्लिक वे में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, फेडरिक सोरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, वो पहली प्रिंटिंग दिखा रही है। और सेकंड पॉइंट में हमने क्या देखा कि हम देख सकते हैं कि ऑल द पीपल फ्रॉम से यूरोप एंड अमेरिका आर देयर marching in a long train, people of all the ages, all the social groups. Okay, what they are doing, they are going to, or they are giving homage to the Statue of Liberty. हिस्ट्री पूरा सारे ही सब्जेक्ट वैसे तो ये ट्रिक है, बट पर्टिकुलरली सारे में करना है, लेकिन हिस्ट्री में पर्टिकुलरली स्टोरी वाइज याद रखो कि क्या हुआ, जस्ट लाइक मूवी, कि भाई अभी हम सोच रहे हैं, हमने 2 सीन देख लिए हैं, एक सीन ये, एक सीन ये, 2 सीन पे 2 लाइंस कवर, 2 पॉइंट्स कवर हो गए, लाइक दैट। स्टोरी लाइन, स्टोरी जैसे याद रखो। ओके, स्टोरी ये जैसे तुम सपोज कोई छोटे बच्चे, तुम सपोज क्लास में अभी फ्री पीरियड चल रहा है और सबने, कोई टीचर आ गए और बोले कि चलो कुछ सुनाओ, तो तुम क्या सुनाओगे, कोई भी स्टोरी सुनाओ, तो तुम सोचो कि तुम ये स्टोरी सुनाने वाले हो, सोचो तुम ये स्टोरी क्या करने वाले हो, सुनाने वाले हो, तो तुम कैसे प्रिपेयर करोगे, वैसे प्रिपेयर करने हैं सारे ही चैप्टर्स हिस्ट्री के। जैसे तुम एक एक्सपेरिमेंट करो, अभी सपोज, अभी हम नहीं करेंगे, टाइम जाएगा, लेकिन सपोज अभी मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें कोई स्टोरी सुनानी है, जोक सुनाना है, या कोई मूवी की स्टोरी सुनानी है, या जोक सुनाना है, तो सबसे पहले तुम रिवाइज करने लोगे, क्या था ये, ऐसे बोलेंगे, हाँ ये था, तो पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ये ओके चलो बोलने लगते हैं। तो ये जो तुम माइंड में अरेंजमेंट कर रहे हो, शेड्यूलिंग कर रहे हो, वही करना है यहाँ पर भी, कि अच्छा क्या हुआ था, अच्छा पहले मतलब कि सबसे पहले हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है फिगर से। ओके, क्या थी फिगर, तो उसमें भाई ये सब देखा था, सारे लोग थे, सारे क्लास के लोग थे, ये सब फिगर माइंड में आ गए। ओके, पॉइंट वाइज लिखेंगे कैसे, तो पॉइंट वाइज लिखेंगे भाई फेडरिक सोरियो ने 1848 में बनाई थी, वो फ्रेंच का था, मतलब वो फ्रांस का था, फ्रेंच पेंटर था, वो आर्टिस्ट लिखेंगे, पेंटर से अच्छा है, वो आर्टिस्ट था, और उसने 4 प्रिंट बनाई थी, 4 में से एक जो है वो हम देख रहे हैं, जिसमें कि उसने अपना विजन बताया था कि वर्ल्ड कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स रूल। ओके, कैसा होना चाहिए, वो था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट था कि पीपल फ्रॉम अमेरिका एंड यूरोप सारे ही लाइन में खड़े हुए, लाइक मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग homage to the Statue of Liberty, और all class and all social groups और all ages वाले लोग थे। स्टोरी वाइज याद रखो, अंडरस्टूड। थर्ड पॉइंट, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बेयर्स, अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात की तो क्या कर रहे हैं, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बेयर्स द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड, तो एक हाथ में क्या है, वो मशाल, तो वो क्या सिग्निफाई कर रही है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मतलब कि पूरा अंधेरा हो, और मैं ऐसे मशाल लेके आ जाऊँ तो वो सर अच्छा हुआ आप आ गए, लाइट नहीं थी, दिखता नहीं था, और पढ़ाई पूरी बाकी है। ओके, तो ये टॉर्च आ गई, तो मतलब अब तुम
पढ़ पाओगे, लाइक दैट। तुम्हें जो नीड है और वही नीड के टाइम पे तुम्हें कुछ मिल जाए, तो वो रहता है एनलाइटमेंट। मतलब पूरी डार्कनेस में तुम्हें पूरा एकदम घनघोर अंधेरा है और सनराइज हो गया, दैट इज। ये तो मैं सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ओके। बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस है, और बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस, ईगो, इग्नोरेंस, नेगेटिविटी, और फिर तुम्हें ज्ञान हो जाए, ओके, उसी को बोलते हैं एनलाइटमेंट। कि ये सब क्या है, क्यों है, कैसे हो रहा है, सारे क्वेश्चंस तुम्हें, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए, उसको बोलते हैं एनलाइटमेंट। तो एक हाथ में स्टैचू ऑफ लिबर्टी बेयर्स से टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, मशाल मत लिख देना, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, ओके। होती मशाल ही है, लेकिन उसको हम इंग्लिश में लिखेंगे टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन अदर। तो मतलब दूसरे हाथ में ये जो बॉक्स है, उसमें सूटकेस है, उसमें सारे पेपर्स है, और पेपर्स है उसमें क्या लिखा हुआ है, सारे डिक्लेरेशन के जो जितने भी लोग हैं, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, सबकी बेसिक राइट्स क्या है वो उसके अंदर लिखे हुए हैं। याद हो तो क्लास 9 की हिस्ट्री में हमने एक फोटोग्राफ देखा था ऐसा ही, जिसमें ऐसे किसी पे ऐसे डंडा था और फिर ऐसे ही एंजल्स भी थे, ओके। बुक का पेज हो ना, ऐसे था, ओके। मतलब पेज ऐसे खुला हुआ है ऐसे, और यहाँ पे सारे रूल्स रेगुलेशंस आई थिंक 5 और 6 लिखे हुए थे, ओके, जस्ट लाइक दैट, ओके। तो वो वैसे पेपर है, हमें उसके बारे में कुछ अभी पूछा नहीं जाएगा, बट तुम्हें समझा रहा हूँ कि वो हाथ में क्या था, ओके, क्या है इन द सेंस। So that is there. That is Statue of Liberty bears the torch of enlightenment in one hand and the Charter of the Rights of Man in the other. That is what? Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. Okay. तो जो भी राइट्स होते हैं सिटीजन के, सारे ही सिटीजन जो वो देश में रह रहे हो, एंड मैन मतलब सब लोग आ गए, मैन वुमेन ह्यूमन बीइंग्स, ओके, उनके क्या राइट्स है, उनके क्या हक है, उनकी क्या नीड्स एंड उनके राइट्स, जो बेसिक राइट्स होते हैं, बेसिक, ओके। जैसे हमारा बेसिक राइट नहीं है जन्मसिद्ध अधिकार, हम बोलते हैं कि भाई हमें खाना मिलना चाहिए, हॉस्पिटल होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, मतलब हम किससे मांग रहे हैं ये राइट? गवर्नमेंट के पास से, कि भाई हमें बेसिक एजुकेशन तो दो, बेसिक हेल्थ फीचर्स तो दो, लाइक दैट, ओके। तो वैसे ही इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया पक्का। फोर्थ, इन सोरियोज यूटोपियन विजन, ये वर्ड है बुक में भी है, ओके, यूटोपियन विजन। पहले बुक का देख लेते हैं, फिर मैंने जो तुम्हारे लिए लिखा हुआ ही है, ये रहा यूटोपियन, ओके। सो यूटोपियन का मीनिंग क्या होता है? अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। मतलब कि एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा नेशन, जस्ट लाइक हम सोचते हैं ना कि स्वर्ग में ऐसा होगा वैसा होगा, ये किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिविटी, कोई नेगेटिविटी नहीं, सब लोग अकॉर्डिंग टू लॉ सब कुछ हो रहा है। इतना परफेक्ट रीजन और से स्टेट और से नेशन, इतना परफेक्ट कि फिर कभी कभी ऐसा लगता है इतना परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता, इतना परफेक्ट है, ओके। उसको बोलते हैं इतना, मतलब इसीलिए बोला हुआ है अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल। सो आइडियल मतलब इतना खतर, एक्सट्रीमली आइडियल, बेंचमार्क जिसे हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं लॉर्ड राम भगवान, भाई एक्सट्रीमली आइडियल मतलब क्या यार, ऐसे कौन हो सकता है? हम नहीं सोचते कि अरे यार कैसे यार ये एक्सट्रीमली, मतलब पापा ने बोला जाओ जंगल में जाओ 14 साल के लिए, तो चले गए। अरे कितना आइडियल, मतलब कोई जाएगा क्या ऐसे? अभी जाएंगे? पापा क्या बात कर रहे हो, मजाक क्या कर रहे हो कैसी बातें कर रहे हो, लाइक दैट, ओके। मतलब एक्सट्रीम बहुत ज्यादा। उनके भाई लक्ष्मण एक्सट्रीम, भाई जा रहा है मैं भी जाऊँ, ओ भाई क्या भाई जा रहा है मैं भी जाऊँ खेल है क्या? नहीं मैं तो जाऊंगा, मेरा धर्म है। ओ भाई तेरी शादी हुई, तेरी वाइफ है, घर पे रहे, उनको संभाल, नहीं मैं भाई के साथ जाऊँ। सोचो ये बॉन्डेज, ये एक्सट्रीम है आज के टाइम। ऐसा नहीं इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल होता तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, वो दिखाने के लिए उन्होंने करके दिखाया वो इम्पॉसिबल नहीं है इसीलिए उन्होंने करके दिखाया कि इम्पॉसिबल नहीं है, मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, लाइक दैट, ओके। सो इतना परफेक्ट थे, अगर कोई हो ना ऐसे दिखाने वाला तो हमें लगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता,
उतनी परफेक्ट सोसाइटी कहीं पे राम राज्य नहीं बोलते हम, परफेक्ट एग्जांपल याद आ गया, राम राज्य मतलब कोई भी मतलब दुखी नहीं है कि यार मेरे साथ ये हुआ, मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। राम राज्य प्रजा सुखी, ऐसे मतलब किसी को भी कंप्लेन नहीं है, सब कुछ के अपने राजा जो है, अपने राज्य में जो है वो अच्छा ही है, एकदम परफेक्टली, कहीं पे इनजस्टिस नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। 11,000, यू वोंट बिलीव, 11,000 ईयर रूल किया है राम जी ने। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। सोचो अब उनकी एज 11,000 ईयर्स राम जी ने रूल किया है एज अ किंग। और ये ऐसी स्टोरी बुक वाला नहीं, ऑफिशियल वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण मतलब जो वाल्मीकि जी ने लिखी हुई है, पहले संस्कृत में और अब तो बहुत सारी लैंग्वेज में है, उसमें लिखा हुआ है। यू कैन गूगल पे भी शायद ना मिले, हाँ तुम कोई टेम्पल में जाओगे उनमें होगी उनके पास, वो पंडित जी के पास वाल्मीकि रामायण बहुत जगह मिलती है, बहुत जगह मिलती है। वो गोरखपुर प्रेस तो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत सारे रिलीजियस हमारी स्क्रिप्चर्स वो यूपी में प्रेस है पर्टिकुलर, वहाँ की। मैं जब पढ़ा आई वॉज शॉक, क्या बात कर रहे हो, मतलब ऐसी, ये तो एक बात बताई मैंने, एक ही बात बताई तुम लोगों को कि 11,000 ईयर्स उन्होंने रूल किया है। अब उनका लाइफ स्पाइन, उनकी एज, वो सब, अब सोचो इतनी बड़ी लाइफ में 14 ईयर्स तो क्या है जाके आ गए ओके, सोचो इतनी बड़ी लाइफ, 11,000 ईयर्स उन्होंने रूल किया है। जस्ट इमेजिन उनकी हाइट, बॉडी, वो सब के बारे में तुम स्क्रिप्चर्स में पढ़ोगे, यू विल थिंक और यू विल टेल लाइक दिस, दैट इज इम्पॉसिबल टू एग्जिस्ट, दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, ऐसा ही बोलेंगे हम। इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, मतलब यू विल टेल, ये बकवास बंद करो, पागलों जैसी बात बंद करो, ओके ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल ही लगेगा ना, क्योंकि हमने देखा नहीं और अभी वैसा है नहीं, तो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल लगेगा। जैसे मैंने पहले भी बहुत बार तुम्हें एग्जांपल बताए हुए हैं, कोई भी चीज अगर हो ना तो इम्पॉसिबल लगती है। पहले भी एग्जांपल बताए थे ना, जैसे कि मोबाइल, आज से 200 साल पहले तुम किसी को बोलोगे हाँ यहाँ से अमेरिका तुम फेस देख सकते हो, उसका फेस वो क्या कर रहा है वो तुम यहाँ बैठे बैठे देख सकते हो, तो वही बोलता है क्या पागल हो गए हो क्या, कैसी इम्पॉसिबल बातें कर रहे हो, हवा में उड़ सकते हैं, विमान होते हैं, तो जब तक प्लेन नहीं थे तब तक इम्पॉसिबल, ऐसे ही ये पागल है, ऐसे ही बकबक करता रहता है, ऐसे लाइक दैट। तो जब तक हम देखते नहीं है तब तक हम मानते हैं कि वो इम्पॉसिबल है, लेकिन सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, और साइंटिफिक वे में पॉसिबल है, नॉट लाइक कि कोई चमत्कार कर दिया, ये हो गया वो हो गया, जैसे हम सीरियल्स में और मूवीज में देखते हैं कि गॉड आए और भगवान ये चाहिए और ऐसे हाथ में से निकाल दिया और दे दिया। इट्स नॉट लाइक दैट, साइंटिफिकली सब कुछ पॉसिबल है, साइंटिफिकली। वो साइंस उनको पता है और हमें नहीं पता है, दैट्स व्हाई हम मानते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल। सो पढ़ना 10th के बाद ओके, सो जस्ट लाइक दैट, इतना परफेक्ट कि ऐसा लगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, उसको बोलते हैं, दैट वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड इज द यूटोपियन विजन। ओके, हाँ, सो यूटोपियन विजन, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन। मतलब क्या था, जो वर्ल्ड के लोग थे वो डिस्टिंक्ट नेशन, मतलब अलग अलग नेशन, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट नेशन में थे, आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। तो मतलब उनको आइडेंटिफाई कैसे करना पड़ेगा, फ्लैग से, कि भाई ये इंडिया के, देख वो फिगर में देखो सबने फ्लैग जाए और सबके फ्लैग डिफरेंट है। ओके, दैट मीन्स के उनको पता चलेगा कि हमारे यहाँ पे सचिन तेंदुलकर ने यहाँ लगा दिया हो, मतलब वो भाई ये क्रिकेटर, कोई क्रिकेट ना भी देखता हो, जिसको क्रिकेट का सी भी नहीं पता, वो भी बोलेगा ये इंडिया से है। क्यों? क्योंकि उसने फ्लैग यहाँ लगाया है, यहाँ लगाया है, लाइक दैट। ओके, सो आइडेंटिफाइड बाय द फ्लैग एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। नेशनल कॉस्ट्यूम मतलब रीति रिवाज, कॉस्ट्यूम मतलब ये कॉस्ट्यूम तो आ ही गया उसमें, द अटायर इज ऑल्सो कम्स इन दैट, बट कॉस्ट्यूम मतलब सब कुछ, कल्चरल, पूरा कल्चरल को क्या बोलते हैं हम, कॉस्ट्यूम्स। ओके, सो दैट इज देयर।
ये यूटोपियन विजन का फोर्थ पॉइंट था. ओके, देन fifth, during the 19th century, nationalism emerged as a force which brought changes in the political and mental world of the Europe. Okay, during the 19th century, nationalism emerged as a force. 19th century, कौन से कौन से ईयर बोलो रे, तुम बोलो भार्गव. 19th century मतलब कौन सा ईयर? 1801 1900 के बीच वाले 100 years. सही है, सही है. 19th सेंचुरी मतलब 1801 से लेके 1900 तक के 100 years, तो वो है 19th सेंचुरी. तो उसमें क्या हुआ, नेशनलिज्म इतना इमर्ज हो गया, सबके अंदर तो जोश आ गया. हाँ नहीं चाहिए हमें नेशनलिज्म, ये हमारा नेशन है, ऐसा होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, अब गुलामी नहीं चलेगी, ये वो. बहुत ज्यादा यूनिटी बढ़ गई, सब लोग फ्रीडम फाइटर जैसे ही बन गए हैं. उससे क्या हुआ, पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड जो था उसमें चेंज आने लगा. ब्रॉड चेंजेस इन द पॉलिटिकल वर्ल्ड एंड द मेंटल वर्ल्ड. लोगों की बिलीफ सिस्टम चेंज हुई, जो मानते थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता वैसा होना शुरू हो गया. ओके, कि भाई नहीं, ये तो हमेशा यही लोग रूल करेंगे, इन लोग के पास पैसे कितने सारे हैं, इन लोग के पास वेपन्स कितने सारे हैं, इन लोग को कौन हराएगा, अभी तो सालों साल ऐसा ही चलेगा, हमारे साथ भी ऐसा चलेगा, हमारी नेक्स्ट जनरेशन के साथ भी ऐसा ही चलेगा. वैसे ठोस ठोस के भर दिया है. वो बिलीफ सिस्टम भी टूटी कि नहीं भाई कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है. हमें थोड़ी एजुकेशन मिलेगा, नहीं पॉसिबल है, एजुकेशन भी मिला. हमें थोड़ी वोटिंग राइट्स मिलेंगे, नहीं पॉसिबल है, वोटिंग राइट्स भी मिले. अरे वुमन को ऐसे थोड़ी राइट्स मिलते हैं, वो तो मैन के लिए होते हैं, नहीं वुमन को भी मिले. लाइक दैट जितनी भी इम्पॉसिबल चीजें थी वो सारी पॉसिबल हुई. क्यों? क्योंकि ये सब होने से 19th सेंचुरी में मेंटली और से पॉलिटिकली सारे चेंजेस हुए. ओके, एंड रिजल्ट वाज इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट. और ये सबका एंड रिजल्ट क्या था? इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट. मतलब इमर्जेंस मतलब प्रोडक्शन. ओके, सारे के सारे नेशन स्टेट प्रोड्यूस हुए. मतलब सपोज यूरोप गिने तो भाई जर्मनी अलग, इटली अलग, स्विट्जरलैंड अलग, स्पेन अलग, फ्रांस अलग, यूके अलग, ब्रिटिश अलग. ओके, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट नेशंस बन गए पूरे यूरोप में. पहले सब कुछ है, कोई ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करना है, ऐसे ही चलता था कुछ भी, कि यहाँ के किंग है, ये किया वो किया, अरे तूने हमारे लोगों से ऐसा किया, रूल कर दो, अटैक कर दो, ये वो सब कुछ चलता था, कुछ भी चलता था. लाइक दैट. अंडरस्टूड? ये पहला समझ में आया अच्छे से? पक्का? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बड़े मार्क्स में. 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है. तो ये 5 मार्क्स 5 पॉइंट लिखने हैं तुम्हें. एक्सप्लेन द फिगर ऑफ व्हाट फ्रेडरिक शोड यू. खत्म. हाँ 5 मार्क में एक्सप्लेन द पॉइंट्स, और से एक्सप्लेन द फिगर ऑफ, और से एक्सप्लेन द प्रिंट ऑफ फ्रेडरिक शोड यू. दैट्स इट. इतना ही पूछेंगे. कोई भी वे में पूछे फिगर के ऊपर से, यही 5 पॉइंट लिखने हैं. अंडरस्टूड? कोई भी वे में पूछे यही 5 पॉइंट लिखने हैं. उसमें पहला कि फ्रेडरिक शोड यू ने ऐसे 4 बनाए थे और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड को विजुअलाइज किया. देन दूसरा उसमें जो था, उसमें क्या था कि भाई लोग थे सारे अमेरिका के, यूरोप के, ये वो डिफरेंट डिफरेंट क्लास के, डिफरेंट डिफरेंट एज के, वो सब था. थर्ड, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के दोनों हाथों में क्या है उसकी बात की गई है. फोर्थ, यूटोपियन विजन की बात की गई है, डिफरेंट नेशंस और उसकी बात की गई है, सब कुछ इक्वालिटी की बात की गई है. एंड फिफ्थ, ये जो अच्छी बातें तो इमेजिनरी थी, लेकिन ये 4 पॉइंट तो इमेजिनरी है कि पिक्चर की बात है. फिफ्थ पॉइंट, एक्चुअल में ऐसा सब हुआ 19th सेंचुरी में, और फिर इससे बहुत सारे चेंजेस हो गए. नेशनलिज्म, फोर्सफुल नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया और बहुत सारे ऐसे चेंज हुए, पॉलिटिकल एंड मेंटल चेंज हुए. और उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारे इंडिपेंडेंट नेशंस बन गए. इमर्जेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट नेशंस. अंडरस्टूड? स्टोरी वाइज याद रखना है, आज ही जाके पढ़ देना घर पर. अभी भी स्टोरी वाइज तो याद रह गया होगा. ओके, अंडरस्टूड? कल इसको कंटिन्यू करेंगे. ठीक है.